नमस्कार, मैं मुदिता उनियाल धाद लाइव संवाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे धाद के सचिव तन्मय ममगाई जी से और पुनरुत्थान के कार्यक्रम वार्षिक आयोजन जो बच्चों के लिए होता है इगास उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे या हम पढ़ेंगे 10 साल के पन्नों को और उन पर बातचीत करेंगे। तो तन्मय जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और धन्यवाद। हम जी, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इगास का जो इतिहास है या इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएँ और फिर इसका विचार कैसे आया कि पुनरुत्थान के कार्यक्रम में हम इगास का वार्षिक आयोजन करें? दरअसल मैडम इगास तो उत्तराखंड में जो बूढ़ी दिवाली बोलते हैं, दीपावली के 11 दिन बनाए बाद मनाए जाने वाले दीपावली, इसको लेके कई तरह की कथाएँ हैं। बहादुर सिंह भंडारी को लेकर के है और श्री राम जी के अयोध्या लौटने को लेके कई सारे मिथक है इसको लेकर के। लेकिन हमने 2010 में उत्तराखंड के लोक पर्वों पर सामाजिक पहल करनी प्रारंभ करी थी। तो उस वर्ष हमने हरेला भी किया, फूलदेई भी किया, घी संग्रांद का भी आयोजन किया और फिर हमने इगास का भी किया। तो अब ऐसी एक जब हम सामाजिक संस्था के तौर पर हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं समाज को जोड़ने के लिए, उसके बीच में जाने के लिए। तो उस प्रोसेस में इगास का आयोजन हुआ और तोताराम ढोंडिया जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, जो धाक के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं, तो उन्होंने इसका विचार दिया और उन्होंने अपने इलाके में जहाँ वो रहते थे, वहाँ उन्होंने इगास का आयोजन किया जिसमें कि भेलो और वो खेलते थे, जो एक तरह का प्रकाश पर्व के तौर पे करते थे और उन्होंने ऐसे जी, कई 1, 2, 3 साल तक लगातार किया। लेकिन 2013 की जो केदारनाथ आपदा आई थी, तो उसके बाद 1 वर्ष हम लोग ने कोई पर्व का आयोजन नहीं किया था क्योंकि उस वक़्त इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई थी जून में। तो ना उस पर शर्मिला हुआ, ना इगास हुआ, उसका थोड़ा क्रम टूटा हमारा। लेकिन जब आपदा के वाले बच्चों के साथ हम उनकी शिक्षा के लिए पहल कर रहे थे और उनके लिए रिसोर्स जुटा रहे थे, तो फिर हमारे मित्र एक प्रेम बोखंडी जुड़े फ्रेंड्स ऑफ हिमालय से, तो उनका उन्होंने इसको एक एक्सरसाइज हमारे बीच जैसे हम कोई भी आयोजन करते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो हर कोई अपने-अपने विचारों से, अपने सुझावों से समृद्ध करता है। जैसे हम लगातार चर्चाएँ करते हैं, तो प्रेम भाई का सुझाव ये था कि हम बच्चों को तो जो एजुकेशनल सपोर्ट दे रहे हैं, हमको क्यों ना इस तरह के उनके साथ एक समर कैंप भी करना चाहिए, जिसमें कि अलग-अलग स्फीयर के लोग आएँ, उनसे मिलें, बातचीत करें और इस तरह से बच्चों का एक्सपोज़र भी होगा। तो उस साल 2015 में हमने पहली बार एक पुनरुत्थान के नाम से एक समर कैंप जैसे वर्कशॉप किया जी, वहाँ पर गुप्त काशी में और उसमें उस वक़्त उसी क्षेत्र के बच्चे थे रुद्रप्रयाग के, तो उन सबको बुलाया हमने, उनके साथ बातचीत हुई और एक अच्छा-सा सेशन रहा। उसमें कई सारे एक्सपर्ट साहित्य, संस्कृति से अलग-अलग जीवन के क्षेत्रों से लोग गए और उनसे हमने उन बच्चों की मुलाकात कराई और बहुत अच्छा अनुभव रहा। डॉक्टर माधुरी बड़सवाल भी गई थी, मुझे याद है उस दौरान। तो हमने देखा कि जो बच्चों के जीवन में एक अंधेरा कह सकते हैं क्योंकि एक इतने बड़े मास लेवल पर इतनी मृत्यु हुई थी उस क्षेत्र में। तो वो वर्कशॉप से हमें समझ में आया कि बच्चों के चेहरे में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ उनको मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक साथ देने की ज़रूरत है, उनका हाथ खड़े होने की, उनसे बात करने की, उनका थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। और वो अनुभव ने फिर हमको जो जब समृद्ध किया तो फिर हमने 2015 में ही एक पहल करी, दिया जलाओ कि अंधेरा बाकी है अभी। इस तरह से करी और उसको दीपावली के साथ इगास के अवसर पर करने का तय किया और हम सब लोग देहरादून से एकत्र होकर गए क्योंकि उस दिनों सारे बच्चे रुद्रप्रयाग के थे। तो वहाँ से इसका एक वार्षिक आयोजन को हमने इगास के उजास पर्व को बच्चों के जीवन में शिक्षा के उजास से जोड़ते हुए इसको वार्षिक आयोजन मनाने का एक पहल करी। हालाँकि तब भी हम नहीं जानते थे कि इससे हम हर साल कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे क्योंकि एक सामाजिक संस्थाओं में जो कि पब्लिक फंडेड है, एक चुनौती तो होती है कि इतना रिसोर्स जुटाना हर बार। लेकिन हमने जब पहली बार साहस किया, उसके परिणाम इतने बहुत शानदार थे। उस साल मोहन कान्हा जी से जुड़े और एक बहुत शानदार दीपावली और इगास का आयोजन हुआ। बच्चे आए, बच्चों ने खूब नाच किया, हमने ढोल-दमा बजाए। तो उससे हमको लगा कि ये इस दिवाली का कुछ नया अर्थ हो गया हमारे लिए क्योंकि हम अपने परिवारों के साथ तो दीपावली मनाते हैं, लेकिन अब हमने एक ऐसे उन बच्चों के साथ दीपावली मनाई जिनके पास अंधेरा आ गया था दुर्भाग्यवश। तो हमारा साथ खड़ा होना, थोड़ा-सा उनके साथ अच्छी बातें करना, खूब एन्जॉयमेंट कर लेना जिसे कहते हैं, तो वो वाला बात रही। फिर धीरे-धीरे पिछले 10 वर्षों में विकसित होते-होते अब ये एनुअल फंक्शन के तौर पर आ गया और बहुत अच्छी-सी यादें हैं। हर साल बच्चे आते हैं, कभी हम मिलने आते थे उनसे।
और कई बच्चे तो बड़े हो गए, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, वो नौकरियाँ कर रहे हैं, आते हैं वो भी मिलने। तो एक तरह से हमारे लिए ये जो पुनरुत्थान का जो साल भर हम काम करते हैं उन बच्चों के लिए, उनके लिए कुछ करने की कोशिश, उसका एक वार्षिक आयोजन जैसा हो गया जिसमें सब मिल भी लेते हैं इस बहाने और अच्छा हो जाता है। जी। तो ये जो पहला आपकी कार्यशाला थी 2015 में, ये उत्तरकाशी में हुई थी या गुप्तकाशी में? गुप्त गुप्तकाशी। काशी है जहाँ पर ये आपदा आई थी रुद्रप्रयाग जिले का, गुप्त काशी में हुई थी, वो तो हुई थी जी, जून में। समझ गए। हाँ, ओके। और जो ये धीरा चलाओ के अंधेरा बाकी है, अभी हमने किया था, ये हमने किया था, ये भी गुप्तकाशी जैस्मिन नेशनल स्कूल में किया था, उसके प्रांगण में। वहीं पर हमने जी। पटाखे और भैलो और उसके साथ एक पूरा आनंद का अनुभव किया था, वो बहुत अच्छा रहा। अब चूंकि इस पिछले 10 वर्षों में जो केदारनाथ आपदा से जुड़े हुए बच्चे तो लगभग सभी बच्चे हायर स्टडीज की तरफ चले गए, तो हमने इसका विस्तार किया, पूरे प्रदेश के बच्चे इसमें आते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी। तो अब हम इसे देहरादून इसलिए करते हैं हर वर्ष, पहले तो हम पहाड़ में करते रहे कि क्योंकि वहां से सब लोग देहरादून आ पाते हैं, फिर हम उन्हें देहरादून का भ्रमण करा देते हैं। और इस तरह से अब हमने इसे देहरादून में करने का तय किया, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार देहरादून हो रहा है। इनफैक्ट कोरोना के बाद से देहरादून में ही इसका आयोजन हो रहा है। जी। जी, बहुत सुंदर। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने एक कार्यशाला के रूप में इसे शुरुआत करी इसकी। लेकिन वहाँ पर जब बच्चों से आप मिले, आप लोग सभी धात के कार्यकर्ता, तो उन्होंने उनके आप लोग के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम इसे इसका वार्षिक आयोजन करें और शिक्षा के उजास के नाम से बच्चों के चेहरे पे मुस्कान और उजाला बिखेरें। तो ये बहुत ही पुण्य काम, जिसको हम कहेंगे बहुत ही पुण्य का काम है, और बहुत अच्छा लगा। और ये इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि समाज के बहुत से जागरूक लोग, संवेदनशील लोग इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। तो अब मैं आपसे और मैडम ये जानना चाह जी। इसको इस तरह से सॉरी, मैंने कहा इसको इस तरह से हाँ, देखिए जी, आपसे भी जो हमारी मुलाकात हुई है, यानी आप भी जी। जो आप एक पुनरुत्थान के साथी हैं, आप एक बच्चे रिया की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि जब हमने इसे समाज के सहयोग पर जोड़ा और इसको इगास को हमने एक सामाजिक और एक मानवीय पक्ष दिया, तो उससे बहुत जी। सारे अच्छे अच्छे इंसान धीरे धीरे इसके इर्द गिर्द जुड़ते चले गए। तो आज एक हम्म, हमारी पुनरुत्थान की एक अच्छी खासी फैमिली है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और जो कि न केवल बच्चों की शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं बल्कि वो और भी सामाजिक कामों में योगदान करते हैं। तो वो अच्छा लगता है कि इगास एक तरह से जो हमारा जो लक्ष्य था एक अच्छी दुनिया को बनाने का, वो कहीं न कहीं पूरा हुआ है। चलिए। और ये भी जान के बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, कहीं पर शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं, अपने व्यवसाय से जुड़ चुके हैं, अब किसी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो भी आते हैं, मिलते हैं और अपना सहयोग भी करते हैं। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि जो बीज हमने उनमें अंकुरित किया था समाज सेवा का, वो उसको वापस भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो 10 साल की यात्रा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको इसमें? मैम मैं सच बताऊँ, मैं पुनरुत्थान की को अब 13वां वर्ष है, तो जी। इगास तो 15 से शुरू किया हमने, और जी। पहले 1 डेढ़ साल हमको समझ ही नहीं आया कि हम जो ये बच्चों की शिक्षा की सहयोग कर रहे हैं वो कितने समय तक कर पाएँगे। हमारा कोई अनुभव था नहीं इस तरह के कार्यक्रम का, जब हमने बच्चों की शिक्षा के लिए पुनरुत्थान में शुरू भी किया, तो प्रशस्त भारत नौटियाल जो मेरे मित्र हैं, तो वो धार में जुड़े थे, तो उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी ली। और हम लोगों से कहते थे बच्चों की मदद करने, लेकिन उसका बैकएंड का डेटा बनाना, केवाईसी यानी कि बच्चों को डॉक्यूमेंट तैयार करना, अब चूँकि हम सब नौकरी पेशा वाले थे, तो हमारे पास इतना समय तो होता नहीं था कि हम सुबह शाम तक काम, तो बहुत मेहनत लगी शुरू-शुरू में, कोई हमारे पास खाका नहीं था कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हम जब हम बच्चों को देखते थे तो हमको लगता था नहीं यार, कितनी भी तकलीफ हो इसको करना इसलिए चाहिए क्योंकि इन्होंने हमसे उम्मीद करी है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँगे। क्योंकि इसका मतलब पुनरुत्थान का या केदारनाथ शैक्षणिक सेविका कार्यक्रम भी ऐसे शुरू हुआ था कि लोगों ने हमसे कहा था, कि हमने नहीं कहा था, लोगों ने हमसे कहा कि आप हमें राशन दे रहे हैं, लेकिन राशन तो कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ सोचिएगा। जो भी आपदा का पैसा मिलता है वो तो घर परिवार में चले जाता है। तो फिर हमको लगा हाँ, एक जेन्युइन कॉज़ है, कॉल भी की लोगों ने। और जब हम जुड़े तो फिर हम वो एक बहुत सारे कई सारे आंतरिक अनुभव हुए, तो हमने महसूस करा कि बच्चे तो बदले-बदले, जिनकी हमने बात करी वो छोटे-छोटे बच्चे थे, वो अब एक समर्थ नागरिक हैं। अच्छी जी। शिक्षा ली, पूरी शिक्षा ली, जो उनकी शिक्षा अधूरी छूट जाती।
लेकिन हम भी बदल गए मैडम, जो उनके साथ जाने वाले लोग थे वो भी बदले, वो भी एक बेहतर इंसान बन गए इस पूरी यात्रा में, क्योंकि संवेदना भी एक ऐसी चीज है ना, वो भी जागृत करना इंसान की बहुत मुश्किल काम होता है। हम सामान्य जीवन में घर परिवार कैरियर नौकरी के चक्कर में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम एम्पैथी शब्द जिसे कहते हैं कि दूसरे के दुख से दुखी होना, दूसरे के दुख के लिए कुछ कर पाना, वो छूट जाता कहीं ना कहीं हमसे। और लेकिन हमारे को जो धीरे धीरे जो लोग इस पे जुड़े और जुड़ते चले गए, और आज जितने भी लोग शुरू से इस पे जुड़े हैं, बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि इससे हटे। तो यात्रा समृद्ध हुई, क्योंकि सबको ये लगा कि यार हम जो सब अपने घर गृहस्थी में रहते हैं कुछ तो कर पा रहे हैं, एक छोटी सी भाव है। और फिर धाद में जो हमने कोशिश करी, हमने कहा ये जो कुछ कर पा रहे का भाव है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, संस्थानीकरण कर देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति के तौर पे तो तन्मय जी खुश हो रहे हैं या मुदिता जी हो रही है, लेकिन ऐसा सिस्टम हो जाए कि उसमें ठीक है सिस्टम में कोई भी व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है किसी भी के लिए, उसको एक रास्ता मिल जाए। यार मैं किसी बच्चे के लिए करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं धात के पुनरुत्थान से जुड़ता हूँ और किसी तरह से किसी बच्चे के लिए करता हूँ। तो मैंने महसूस करा कि पिछले 10 सालों में हमने इसे इंस्टीट्यूशन बना दिया। इसे अलग-अलग समय पर लोगों ने संभाला। पहले प्रशस्त भारत जी ने करा, जुयाल जी इसमें फील्ड वर्क करते थे। फिर प्रशस्त भारत जी के बाद उषा जी और जगमोहन सिंह रावत जी आए, और फिर रेखा जी आई। फिर अब इस बार वीरेश ने इसकी कमान संभाली है, आप जुड़े इससे, सुदर्शन सिंह गुसाई जी कर रहे हैं। तो चूंकि अभी इंस्टीट्यूशन बन गया, तो यानी एक सिस्टम बन गया जिसमें हर कोई आदमी आकर के बहुत कम कंट्रीब्यूशन से एक बहुत अच्छा काम कर पाता है। अभी हमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, अभी सब इतनी अच्छी टीम है, सब काम कर लेते हैं, कोई कॉलिंग कर रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि इसने पिछले 10 साल की यात्रा में बहुत सारे बच्चों को, मुझे लगता है 200-250 से ऊपर बच्चे को, मैं एग्जैक्ट काउंटिंग भी दे सकता, जी। वो तो बदले बदले, लेकिन उनको जो कंट्रीब्यूट करने वाले भी 400-500 लोग थे, उनको मैं वकील से कह सकता हूँ, उनको जब भी ये मैसेज मिलता है कि हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान जा रहा है, उनको बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ यार चलो हम कुछ कर पाते। तो ये मुझे लगता है ये अचीवमेंट है पिछले 10 साल का हमारा। हाँ, तो ये जान के बहुत अच्छा लगा आपने जो बात कही कि बच्चे ही नहीं बदले, हम भी बदले। जो लोग उससे जुड़े थे उनमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। और ये बहुत अच्छा लगा कि अभी तक पुनरुत्थान ने 250 बच्चों को सहायता कर चुकी है, जिसमें से काफी बच्चे जो हैं सफल हैं और एक अच्छी नौकरी या सेवा पर लगे हुए हैं। और साथ ही साथ उन 500 लोग जो कि उन बच्चों के साथ जुड़े थे, उनके जीवन में भी काफी बदलाव आया है। और वो प्रसन्न है इस बात से कि उनका जो सेवा भाव था वो कहीं न कहीं काम आया, और उस कुछ बच्चे सफल बन के निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने में, किसी भी आयोजन को करना, जुटाना। और साथ ही साथ ये काफ़ी गंभीर प्रश्न भी हो जाता है कि जब आप अपने सेवा कार्य में जुड़े हुए हो, अपनी नौकरी में हो, तो उसमें से समय निकाल कर के कैसे इस कार्यक्रम के लिए जुड़े, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि एक दिन होना है। ये तो हमेशा चलने वाला कार्यक्रम है। जैसे आप बता रहे हैं कि वार्षिक आयोजन करा जाता है, तो बहुत से कार्यक्रम हैं जो कि हम करते हैं। जैसे अगर हम पुनरुत्थान में देखें तो कक्षा कोना का भी हमारा चलता है कार्यक्रम, फूलदेई होता है। और बाकी धाक के और भी बहुत से हरेला। कार्यक्रम हैं, तो कुछ ना कुछ हरेला है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उन सब में लोग जुड़े हुए हैं और हर अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहा है। तो ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है सबके लिए जो कि इस संस्था से जुड़े हैं और एक अच्छे काम में अपना सहयोग कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम अगर किसी से सहायता के लिए हाथ बढ़ाएँ और वो सहायता करने लगे। कई बार अनुभव कटु भी होते हैं। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपका अनुभव इस प्रकार के सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम में कैसा है अभी तक? हमेशा अच्छा-अच्छा क्या ही हुआ है कि कभी कुछ तल नहीं के भी मैम, मिला देखो देखो हुआ है? हमेशा मैं जी, तो एक बात बहुत मजाक में कहता हूँ अक्सर से कि जो सामाजिक जीवन जीने की जिनकी भी इच्छा है, जी, उनको अपने जीवन में सम्मान मिले ना मिले, उन्हें अपमान के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अपमान कैसा भाव, मतलब अपमान, क्योंकि अपमान को तो हमने अपमान जिसे हम सामाजिक भाषा में कहते हैं, लेकिन जी, एक बात मैं भी कहता हूँ मैडम कि देखो, अगर हम किसी अच्छी दुनिया की कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं कि दुनिया अच्छी हो, तो सबसे पहले तो हमें अच्छे लोगों की तलाश करनी होती है। और अच्छे लोगों की तलाश आप कैसे करेंगे? जो किसी, मतलब मान लें हमने पुनरुत्थान है, हरेला है, उसके लिए कुछ उसको उस सिस्टम को चलाने को अच्छे अच्छे लोगों की तलाश है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। और हम बस लोगों को अपील करते हैं, व्हाट्सएप करते थे, मैसेज करते थे, उसमें से कुछ लोग निकल के आते थे। जैसे आप देखो, आपसे जो हमारा संबंध बना है, आप आज रात के लिए लगातार इतना योगदान करती है, फेसबुक लाइव कर रही है,
आपसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात आज तक नहीं हुई, है ना? जबकि हम एक संस्था में जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं से जब आप चीज़ों को लगातार करते हैं, तो मैं महसूस करता हूँ कि जो अच्छे लोग धीरे-धीरे वॉचफुल होते हुए आपके पास आते हैं, तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। और दूसरा सामाजिक कामों को ना बहुत एम्बिशन, मेरा अपना अनुभव ये है कि बहुत एम्बिशियस होकर के नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज आपके बहुत गति से नहीं बदलता। मतलब अगर मान लीजिए समाज में संवेदना आनी है, संवेदना का विकास चाहते हैं, तो उसका एक तरीका, उसकी एक गति होगी, उसका एक मोशन होगा कि उसको आप ये नहीं कह सकते कि हम एक कोई बड़ा धमाका करके अचानक इस साल समाज बदल जाएगा। वो प्रोसेस है। पिछले 10-15, 10-12 सालों में जो हमारा पुनरुत्थान करा, बहुत लोगों के पास गए। सच बताऊँ तो मेरा अनुभव अच्छा रहा। मैं ये भी नहीं कहूँगा खराब है। लेकिन हमने अनुभव को अच्छा करने के लिए जो काम किया ना, हमने क्या करा जी। कि हमने चीज़ों को हल्का बनाया। मैं आपको एक मैं हमने हमने लगातार उस साइंस की तलाश करी कि जिससे सामाजिक काम आसान हो। ताकि कोई भी नया व्यक्ति अगर कुछ सामाजिक काम करना चाहता है, तो उसकी इच्छा हो कि हाँ यार, मैं भी ऐसे करता हूँ जैसे कि धात वाले कर रहे हैं। हमने जब जी। बच्चों के एजुकेशन सपोर्ट का सिस्टम बनाया, तो हमने तय किया था कि एक बच्चे को कई भाई से सलाह भी होते रही, तो एक बच्चे को 800 रुपए महीना देते थे हम। साल का हुँ। 10,000 था। तो हमने अपील करी कि कुछ लोग बच्चों को ऑप्ट करें, तो कुछ लोगों ने ऑप्ट किया। वो जिससे व्याज हुँ। जी की मदद से फीस करते थे। फिर हमको लगा नहीं, भाई हर व्यक्ति 10,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सबके अपने-अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, घर परिवार है, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन भाई परिस्थितियाँ सबकी अपनी-अपनी। हुँ। हमने फिर उसको सिस्टम ये बनाया कि ऐसा करते हैं कि 8 लोग मिलकर 100-100 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे, एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन करेंगे। हमने कहा बेयर हुँ। मिनिमम ऐसा पैसा लेंगे लोगों से जो लोग भूल सकते हैं, जो जिसको लेकर के सेकंड थॉट भी नहीं आएगा उनका। ठीक है, चलो 100 रुपए तो महीना देते हैं हम लोग। तो हमने वो आसान रास्ता बताया। उसमें तकलीफ हमारे हिस्से में आई बस, क्योंकि हमारे हिस्से में तकलीफ इसलिए क्योंकि हमको उसकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल करना पड़ा। अभी 100-100 रुपए अगर 500 लोग कर रहे हैं महीने का, तो उसको हिसाब-किताब बनाना अपने आप में टफ था। लेकिन इस तकलीफ से हम गुजरे। लेकिन हमने 500, 400, 500 लोगों को कंट्रीब्यूशन करना सिखाया कि नहीं, तुम छोटा-सा भी करो, लेकिन करो। वरना वो क्या होता है मैडम कि जो भी सामाजिक संस्थाएँ इस तरह का चैरिटी या सोशल या एजुकेशनल चैरिटी करती है, वो हमेशा हुँ। हमेशा कोई बड़े ऑर्गेनाइज़्ड फंडर्स तलाशती है, जो उनको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए दे। एक बड़ा-सा कॉर्पस फंड इकट्ठा हो, जिससे कि बच्चों की जी। मदद हो। हमने इसके बिल्कुल उल्टा करा। हमारी कैपिटल सोशल कैपिटल है। यानी जो भी हमको आज भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, ये हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो इतने वर्षों में हमने हुँ। अर्जित की है। वो हमारी कैपिटल है। उस कैपिटल में वो मुदिता जी के पास भी थोड़ी-सी है, वो लोकेश जी के पास है, वो बहुत सारे मित्रों के पास है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम बस उस कैपिटल को बच मेंटेन करने के लिए काम करते हैं साल भर। एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए आप देखोगे कि हम हर महीने जो भी बच्चों को पैसा भेजते हैं, टोटल फंड जो हमने भेजा वो हम सबसे शेयर करते हैं कि हमने इतना भेज दिया, हुँ। इतना बच्चों को पैसा भेज दिया। उन बच्चों हुँ। के नंबर डोनर से शेयर करते हैं। कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। और जो सोशल कैपिटल हमने इकट्ठी करी है, ये हमारी कैपिटल नहीं, तो इसलिए धात के अकाउंट में कोई बड़ा पैसा नहीं है। हर महीने पैसा आता है और हम भेज देते हैं। हमने कोई रिजर्व हुँ। फंड नहीं बना रखा। एक मजेदार वाकया बताता हूँ आपको मैं कि जब शुरू-शुरू में हम लोग ने किया बच्चों के लिए, तो ओएनजीसी ने हमको 10 लाख रुपए दिया था, 34 बच्चों पे, ओएनजीसी हिमालयन एसोसिएशन। जी। और लोगों ने उसको रखा, तो प्रशस्त भारत नौटियाल मेरे मित्र थे, तो जो साथ में करते थे, उन्होंने कहा यार 3 साल तक तो बच्चों की मदद कर देंगे, लेकिन यार इन बच्चों का 3 साल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 3rd में पढ़ रहा है वो तो 7th तक ही पहुँचेगा, उसके बाद क्या होगा? तो फिर मैंने, अब पता नहीं मैं किस भाव में मैंने क्यों बोला, ऐसे मैं नहीं सोचता, पर मैंने उसे बोला कि देखो यार, अगर हमारे काम पर लोगों को विश्वास होगा, तो लोग सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं होगा हुँ। तो इसका मतलब हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि यार हम नहीं कर पा रहे, इसको यही कर सकते हैं। लेकिन हम किसी बड़े ऑर्गेनाइज़ फंडिंग के पास नहीं जाएँगे, क्योंकि हम कांसेप्चुअली इसके खिलाफ थे कि कहीं से पैसा ला कर के जनता में बाँट दिया जाए। ये कांसेप्ट ही खराब लगता है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति थोड़ा-सा करे, कंट्रीब्यूट करे, हर व्यक्ति थोड़ा-सा बदले, ₹100 का ही बदले, पैसा नहीं है, पैसा है। उसको थोड़ी-सी संवेदना, यार मैंने किसी बच्चे की शिक्षा माँग के, यार ये भी तो मैं कर सकता हूँ यार, अपनी जिसकी सैलरी हुँ। 15,000 भी है, वो भी ₹100 तो दे ही सकता था। तो इस तरह से हुँ। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात कि आज तक उनमें से हटा कोई नहीं है, जो जुड़े है ना एक बार, ऐसा कोई भी नहीं हुआ हुँ। जिसने कहा कि नहीं यार आप तो ठीक नहीं कर रहे, हम हट रहे हैं यार, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। सब जुड़े रहे, क्योंकि सबको अच्छा लगा। क्योंकि मुझे लगता है हर कोई अच्छा इंसान होना तो चाहता ही है, उसके भीतर की इच्छा होती है, उसका रास्ता नहीं मालूम होता। और सामाजिक संस्थाओं की ज़िम्मेदारी क्या है कि उनके लिए ऐसे आसान रास्ते बनाए, जिससे कि वो कुछ अच्छा कर पाएँ। तो दाद ने क्या करा, पुनरुत्थान के सिस्टम में एक
आसान रास्ता बनाया, आप ₹100 दे करके भी मदद कीजिए। आप बच्चों के साथ बात करके मदद कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं पैसा दें, आप आकर के आपने थोड़ा-सा वॉलंटियर कर लिया, कॉलिंग कर ली, वो भी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हम सामाजिक काम को मुश्किल नहीं, मतलब जो हमारा, मैं मानता हूँ जो हमारा अचीवमेंट है, हमने सामाजिक काम को इतना आसान बनाया है कि हर व्यक्ति आकर के उसमें अपनी एक छोटी-सी भूमिका निभा सकता है। और ये मॉडल इसलिए कामयाब है कि इस तरह से ये फैल सकता है। ये समाज में जिसके पास जो भी इससे जुड़ा रहा है, वो एक बेहतर इंसान के तौर पर महसूस करता है। उसे लगता है मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, और जितना विस्तार होगा, तो बच्चों का तो जो होगा सो होगा, वो एक अलग बात है, उनकी पढ़ाई-लिखाई। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हम सब पे जुड़ रहे हैं, उनकी भी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है सबका। तो मेरा अनुभव जितने, जैसा आपने पूछा है कैसा रहा, तो हम किसी बड़े सपोर्ट के लिए किसी के पास मैडम कभी गए ही नहीं। हमने जी। कभी किसी व्यक्ति के पास जाकर के ये नहीं बोला यार हमको 2 लाख रुपए दीजिए, हमने 20 बच्चे को मदद किया। हमने कहा नहीं यार, हम ये ₹100 कंट्रीब्यूशन के लिए जाएँगे। वही हमारा आज भी एक्सपर्टीज़ है, इसलिए हम चाहे कोई सा भी काम करते हैं, हम पब्लिक फंडिंग, छोटी फंडिंग्स पे जाते हैं, ताकि आम समाज से थोड़ा-सा योगदान लें और थोड़ा-सा उनको इस विषय पर सेंसिटाइज़ करें, वो फ़ील करें। वो हमारा अचीवमेंट ये नहीं कि हमको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके बहुत सारे बच्चों को बाँट देना है, वो हमारा फिलॉसफी रही। जी। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपका जो अनुभव था वो कड़वा नहीं रहा और आपने इस सच को स्वीकार किया कि अगर कोई मदद करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। तो जो सच्चाई आपकी थी वो शायद इस यात्रा को आगे ले गई और ये भी बात सही है कि जो इस तरह की यात्राएँ होती हैं या इस तरह का कार्य किया जाता है, वो बहुत धीमी गति से होता है। अचानक से उसमें कोई चमत्कारिक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये इस इन चीज़ों को जब आप समझते हैं या इस यथार्थ को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो मेरे ख़्याल से कोई भी काम कठिन नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव को जान करके कि आपको कभी किसी से जो है वो मुश्किलात नहीं आई इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और इसमें बच्चों का आप जो भी भला कर रहे हैं या परिवार का जो भी भला कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। और मैडम एक बात और बताऊँ आप आपको मैं, कि हमने एक जी, सॉरी जी। एक बात इसमें बैठकर, कि मतलब इसका एक कारण ये भी रहा कि हमने साथ में ना सामूहिकता पर काम किया हमेशा। हुँ, पुनरुत्थान का कोई एक चेहरा नहीं है। इसमें मैं भी काम हुँ, करता हूँ, इसमें वीरेश भी काम करते हैं, बातचीत भले कोई दिखे कोई भी, सबका छोटा-बड़ा योगदान रहता है, रावत जी भी। इस तरह बहुत सारे लोगों ने नेपथ्य में इसमें भूमिका निभाई और जो धात में नवानी जी, श्लोकेश जी से हमने सीखा है कि अमूमन संस्थाएँ व्यक्तिवाद का शिकार हो जाती है। मैंने मतलब क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, वो ऐसा हुँ, लगता है कि यही व्यक्ति संस्था को चला रहा है। हमने हमेशा हुँ। सामूहिकता पे काम किया। आज भी जब हम आप और मैं बात कर रहे हैं, वीरेश अभी ऑफ़िस में बैठ कर के उसके लिए पुनरुत्थान की तैयारी कर रहे हैं। कुछ जी, वहीं से कुछ लोग कॉल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो जी। हमारा काम इसलिए भी अच्छा है कि तीसरा जो बदलाव है, दुनिया तो बदल रही है, लेकिन जो धात की टीम इस बीच बनी हमारी, जिन्होंने आके अपना-अपना योगदान, किसी ने बड़ा-छोटा दिया और सबको योगदान देके अच्छा लग रहा है कि यार हाँ यार, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये भी एक जी, तरह का बड़ा और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो यात्रा 12 साल, 13 साल हो गई है, ये आने वाले दसियों साल चलेगी क्योंकि इसका कांसेप्ट, इसका जो बनावट है इस तरह की होगी, ये बहुत सहज भाव से आज हम 85 बच्चों के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कल हम 85 बच्चों के लिए कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ वो ज़रूरी नहीं हुँ। है। लेकिन चलता रहना चाहिए, मतलब ये है कि चलेंगे तो चीज़ें ऊपर होंगी, कभी नीचे होंगी, लेकिन ये जो चेंजेज़ होते हैं हम सबके भीतर, टीम सब इसके इर्द-गिर्द, वो बहुत शानदार होता है। तो बहुत अच्छा लगा और साथ ही ये बात आपकी बहुत अच्छी समझने वाली है कि का व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में नहीं होना चाहिए और इसमें जो सामूहिक रूप से सब अपने में कार्य बाँट लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उससे ये यात्रा और सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है, ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। ज़्यादा लोगों के मिलने से इस कार्यक्रम के बहाव में और आसानी होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि समाज के लोगों से क्या कोई आप अपील करना चाहेंगे इस बारे में? फिर आपकी तलाश और यात्रा के बारे में बात करेंगे। हाँ, नहीं मैम अभी तो हम तो समाज को लगातार दाद का तो मतलब ही है आवाज़ देना। दाद हम तो जी। दाद देते रहते हैं। कभी कहते हैं हुँ। पेड़ लगाओ, कभी कहते हैं कोना लगाओ, कभी कहते हैं प्रोडक्ट। तो वो हमारा काम है, वो हमारा मैंडेट है, वो हमें करना ही है। और इसलिए हम हमारी धात किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी संस्थान या उसके लिए, हम समाज के लिए कि आओ सब मिल के करेंगे। वो कहते ही है और बच्चों के लिए लगातार एप्लीकेशंस आती हैं, वीरेश जी और रावत जी और
रेखा जी, उषा जी, सब लोग मिलके उसको प्रोसेस करते हैं। वो तो हम अपील डालते रहते हैं और हमको खुशी इस बात की कि जब भी हमने अपील डाली किसी बच्चे की, तो वो विदिन नो टाइम पूरी भी हुई है। तो वो अच्छा है, बस ट्रस्ट बनाए रखें। मैं ये भी नहीं कहता कि हमको कोई गोल अचीव करना है, पर ये कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आप दिखता है इस तरह का और आपको लगता है कि इसके लिए उसको ताकत दी जानी चाहिए, क्योंकि मैं एजुकेशन को एक ताकत मानता हूँ। वो एक एम्पावरमेंट है, टीचर का एम्पावरमेंट, उससे बड़ा एम्पावरमेंट दुनिया जी। कोई सा भी नहीं है। तो उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए, हमको भी बताइए, फिर हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि, क्योंकि हमारे जो आज की तारीख में, जैसा कि आपको मालूम हुआ, लगभग 57-58 लाख के आसपास हम लोग पिछले 10-12 साल में बच्चों के खातों में ट्रांसफर कर चुके हैं। ये तो हमने किया। उसके अलावा 7-8 लाख हमारे अन्य संस्थाओं, जो साथी संस्थाएं जो सीधे भेजती थी, उन्होंने भी किया। बाकी एनुअल फंक्शन भी हम करते हैं। तो ये सब चीजें बताइए, जितना भी रिसोर्स आता है, ये सारा पब्लिक फंडिंग है। लोग छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करते हैं। हर छोटे कंट्रीब्यूशन की बहुत वैल्यू है। कोई 100 रुपए भी दे रहा है, वो भी उतना ही बड़ा योगदान करता है। जो ज्यादा देना चाहता है, वो भी देता है। तो बस मेरा ये अपील रही है कि संवेदनशील बनिए आपके इर्द गिर्द, और कभी भी किसी, कोई भी ऐसा आपको लगता है कि स्थिति में संकट है, तो उसका साथ दीजिए। उसको साथ देने का एक तरीका व्यक्तिगत होता है कि आप जाके उसकी मदद कर देते हैं। एक तरीका संस्थानीकरण वाला होता है, जो हमने अपनाया है। हमने इंडिविजुअल मदद नहीं, विता जी मदद कर रही है, जगमोहन जी भी, विकास जी, बहुत लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है ताकि कम एफर्ट में हम ज्यादा बड़ा काम कर पाते हैं। तो उसकी बच्चे की मदद कीजिए, उसको अच्छी स्कूलिंग के लिए मदद कीजिए, और खुद नहीं करते तो हम उसे मदद करते हैं बहुत सारे तरीकों से। तो लेकिन इंस्टीट्यूशन, पुनरुत्थान नाम के इंस्टीट्यूशन से जुड़िए, और हम इसको लगातार जितना ताकतवर बनाएंगे, उतना समाज में ये काम कर पाएगा। तो इस तरह की बहुत सुंदर। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, आप जिनका चयन करते हैं, जिन बच्चों का, उसके लिए क्या मानक होते हैं, या उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, या आप कैसे तय करते हैं कि इस बच्चे को हमें मदद देनी चाहिए? अब मैम ये एक्चुअली थोड़ा जैसे अभी विस्तार थराली, से। हाँ, जी जैसे जी जी थराली आपदा आई थी अभी ना, अभी बीच में, तो जी जी थराली आपदा जी में तो हमने वहाँ, जब भी कोई ऐसा डिजास्टर होता है या कुछ भी घटना घटती है, जैसे बीच में एक बस पलट गई थी, अभी फिर घटना घटी है, तो जी अपनी तरफ से वहाँ के भी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे मित्र लोग हैं या पत्रकार लोग, उनको कह देते हैं कि यार ऐसा कोई बच्चा है तो उसकी सूचना दीजिए। हम प्रेफर उस पर करते हैं जिनके अभिभावक की डेथ हो गई हो, उनके फैमिली को पहला क्राइटेरिया तो वही है, उसको मदद करते हैं। और डेथ सर्टिफिकेट हमारा लेते हैं, केवाईसी थोड़ा पूरा करते हैं। और जो हमारी पुनरुत्थान की टीम है, जिसमें कि जगमोहन सिंह जी, जो संयोजक, मुख्य संयोजक है, रेखा जी, ये सब लोग, विकास जी लोग, ये मिलकर तय करते हैं कि भाई कैसा, किस क्राइटेरिया में देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एयरमार्क्ड होते हैं, जैसे कुछ किसी की वो डेथ नहीं भी है, लेकिन किसी ने कहा गया मुझे इस बच्चे को मदद करना है, ये गरीब बच्चा है, तो ऐसा को भी हम कंसिडर कर लेते हैं। अल्टीमेटली एजुकेशन एम्पावरमेंट हमारा जो है इसका। तो इस तरह से क्राइटेरिया रहता है कि उसका फॉर्म, केवाईसी वगैरह ले लेते हैं जिसने अप्लाई करी। फिर हमारी शर्त उससे ये रहती है कि वो स्कूल जरूर जाए। पास होना फेल होना हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल नहीं छोड़ना है। और जो पैसा होता है सरकारी स्कूलों में, फीस तो होती नहीं, तो ये जो पैसा जो भी साल का 10,000 रुपये जाता है, उसके बाद तो एक तरह से उसके भरण पोषण का खर्चा है। तो उसके घर वालों को इंसेंटिवाइज करते हैं कि नहीं, बच्चे को स्कूल जरूर भेजिए, स्कूल नहीं छोड़ना है। क्योंकि प्रोफेसर आरपी जयवाल ने जब हम शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि डिस्ट्रेस इलाकों में ना सबसे पहले बच्चों की शिक्षा छूटती है जब भी कोई डिस्ट्रेस आता है। क्योंकि सही बात। गरीब परिवारों में एजुकेशन को लेकर इतनी अवेयरनेस होती है, वो तुरंत स्कूल छुड़वा देते हैं, मालिया का बेटा, तो वो बच्चों को काम पे लगा देंगे। या उसके बाद लड़कियों की तो बहुत पहले छूटती है, लड़कियों को और जल्दी छूटती है, क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन को और कम, मतलब जो गरीब परिवारों में और कम जरूरी माना जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती थी कि उसकी एजुकेशन ना छूटे, वो किसी तरह स्कूल जाता रहे। और एक बार उसने 12th या ग्रेजुएशन कर लिया, उसके फिर वो सोचने के नजरिए में उसके दरवाजे खुल जाते हैं काफी सारे। तो वो हमारा एक टारगेट रहता है, तो उसको लेकर के हम रहते हैं। तो अपील कर लेते हैं कि अभी थराली से 2 बच्चे हैं, तो बीरेश जी ने एफर्ट करा था, तो उनके दोनों बच्चों के एजुकेशन का सपोर्ट हमने शुरू कर दिया। इस बार आएंगे वो अगस्त में मिलने हम लोगों से। और ऐसा जी। ही जब भी कोई घटना घटती है, हम तुरंत अप्रोच करते हैं, जैसे हमारे पास फीडबैक आता है तो आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो पुनरुत्थान की यात्रा है, इसमें तलाश अभी भी जारी है, तो किन किन चीजों की तलाश आप तलाश यात्रा अच्छी के रूप दुनिया में की इसको तलाश देखते करो हैं? की, एक अच्छी दुनिया की तलाश है जहाँ लोग संवेदनशील हों और उनके लिए उनके दर्द को महसूस करें, जिनके हिस्से में कभी किसी भी कारण से दर्द है। और अगर हम एक समाज के तौर पर एक इंटरनल पावर हमारी मजबूत रही है, ठीक है, तो बच्चों को आपदा का सरकार से जो भी उनका गवर्नमेंट का उनका हक है वो दिलवाना भी है।
लेकिन एक समाज के तौर पे भी हमारी छोटी-सी ज़िम्मेदारी है कि हम जो पड़ोस में किसी के यहाँ कुछ हो रखा है, तो उसके प्रति भी हमारी एक संवेदना रहे और अगर वो संकट में है, तो उसका साथ दें। और गवर्नमेंट का जी। रोल तो आता ही है, लेकिन एज़ अ सोसाइटी भी हम लोगों को कहीं न कहीं उसमें रोल प्ले करना चाहिए, तो धात वही रोल प्ले करती है, समझिए। चलिए, आप और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं मैम ने धन्यवाद मैम, बाकी अपना ही मंच है, हम ही लोग बैठते हैं, पर चलिए आपने कहा कि हम इससे बातचीत करते हैं, तो मुझे लगता है शेयरिंग भी होनी चाहिए, हम लोगों को समझना भी हाँ, चाहिए क्योंकि बिल्कुल। जब आप कोई काम कर रहे हैं इतने लंबे समय तक, तो एक यात्रा मेरी है क्योंकि मैं इस काम को 13 साल से कर रहा हूँ। आप इसमें 1-2 साल पहले आए, तो कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंट थॉट ऐसे ही होता है और कोई ऑफ़िशियल तरीका तो हमारा होता नहीं ट्रेनिंग का। तो यही सब हुँ। इन्हीं सब बातों में कुछ बातें निकल के आती हैं, जो आप तक पहुँचती हैं, जो बाकियों तक पहुँचती हैं और ये यात्रा चलती रहे बस, यही चाहता हूँ मैं। चलिए, बहुत सुंदर। तो क्या हम इसको यहीं पर विराम करें, जी, विराम दें अपनी जी, ओके। तो धन्यवाद तन्मय जी, आपका बहुत-सी जानकारी आपने दी और आशा है जो हमारे दर्शकों को इन इन बातों का पता नहीं होगा, तो उनको भी इसकी जानकारी मिल गई होगी और हम उन सभी साथियों का आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो हमारे इस पुनरुत्थान के कार्यक्रम से जुड़े हैं और बच्चों की शिक्षा में उजाला फैला रहे हैं या उजास का त्योहार बना रहे हैं इसे। तो और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, उन सबसे मेरी ये अपील है कि अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और ₹100 से भी आप किसी बच्चे के जीवन में उजियारा फैला सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।